Hello, aspirants. Welcome to this medieval history series as well as in the Delhi Sultanate. तो Delhi Sultanate में हम आज बात करेंगे of a new dynasty that is खलजी dynasty के बारे में. लास्ट में हमने slave dynasty को cover up कर लिया था. We have discussed each and every aspect of this slave dynasty. The important rulers I have told you before, जो हमारे इम्पॉर्टेंट हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं दैट इज द ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया एंड द फोर्थ वन इज द बलबन. तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ लेता है. यही हमारे डिटेलिंग का पार्ट थे. इनको हमने डिटेलिंग के साथ समझा. साथ में जो कुछ और भी रूलर्स के बारे में मैंने आपको बताया जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, फिर भी हमने उनके बारे में जाना, उनके बारे में भी समझा कि वो लोग जो थे वो किस तरीके से यहाँ पर शासन कर रहे थे, उनको भी हमने समझा था. उनके बारे में भी एक छोटा सा डिस्कशन किया, छोटे से डिस्क्रिप्शन उनके बारे में भी की. आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद द खलजी डायनेस्टी. अगर लास्ट के लेक्चर की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि खलजी डायनेस्टी किस तरीके से एस्टैब्लिश हुई थी. तो खलजी डायनेस्टी के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो थे हमने देखे थे कि किस तरीके से जो है खलजी डायनेस्टी एक फोर फ्रंट के ऊपर आती है, अपना जो है यहाँ पर एज अ पावर के फॉर्म में उभर कर हमें दिखाई दे रही है. स्लेव डायनेस्टी का अंत किस तरीके से हुआ था, उसके बाद खलजीस किस तरीके से आए थे, वो भी हमने यहाँ पर समझा था. वो सब कुछ हमने लास्ट का लेक्चर जो था उसमें मैंने बता दिया था. कल के लेक्चर में आप उसे देख सकते हो. वहां पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जलालुद्दीन खलजी ही टुक अ बोल्ड स्टेप एंड बिकेम द सल्तनत. एंड यहाँ पर वो सल्तनत में आकर के बैठते हैं. ही बिकेम द सुल्तान एंड एस्टैब्लिशेस द न्यू डायनेसिटी दैट इज द खलजी डायनेसिटी. तो खलजी डायनेसिटी में आज हम बात करेंगे जलालुद्दीन खलजी के बारे में. जो हमारा इम्पोर्टेंट फैक्चुअल पार्ट था कि ये किस तरीके से पावर में आया, वो मैंने आपको लास्ट का लेक्चर में उसमें बता दिया था. आज डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे विद द रूलर्स नेम. रूलर का नेम है हमारे पास, सबसे जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं दैट इज जलालुद्दीन खलजी. तो जलालुद्दीन खलजी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे. तो जलालुद्दीन खलजी जिनका टाइम पीरियड है 1290 से लेकर के 1296 सीई. तो जब हमने स्लेव डायनेसिटी की शुरुआत की थी, द time when we started about discussing about the slave dynasty, there I have told you people कि जो भी फाउंडर होगा, जो यहाँ पर किसी भी डायनेसिटी को एस्टैब्लिश करेगा, जो फाउंडर होगा वो ज्यादा लंबा समय जो है नहीं राइन पे जो है अपने राइन को एंजॉय कर पाएगा. अपना जो है शासन इतना उसका लंबा नहीं होगा, कम समय के लिए ही आएगा, either 5 years और 6 years. तो इस इन्हीं जो है कुछ सालों के लिए ही वो रहेगा, ज्यादा लंबा समय जो है वो नहीं रूल करने वाला है. फाउंडर्स जो हैं उनको और भी काम होते हैं, तो वो यहाँ पर जो है इतना लंबा समय जो है वो यहाँ पर नहीं डिवोट कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे अपने रूल को. तो वो थोड़े समय के लिए ही, कम समय के लिए ही यहाँ पर आएंगे, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ऑल दो रूलर जो है, फाउंडर जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन जो है एक लंबा समय उसका हमें दिखाई दे, एक काफी हद तक उसका समय कुछ दिखाई दे, वैसा कुछ भी नहीं है. कम समय के लिए आएगा, बहुत ही कम समय के लिए उसका राइन को देखने को मिलेगा, लेकिन जितना भी समय होगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा. तो हमारे जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनका भी टाइम हमने देखा. ऐबक का समय भी बहुत ही कम ही था जब हमने स्लेव डायनेसिटी में देखा. तो उसके बाद अब हम खलजी के ऊपर आए हैं. खलजी डायनेसिटी में भी जलालुद्दीन खलजी का समय ज्यादा लंबा नहीं है. 1290 से लेकर के 1296 सीई तक का ही इनका समय है. अप्रोक्सीमेटली ऑफ 6 ईयर का रूल है ये. बहुत ही एक 6 वर्षों तक का ही हमें एक शासन दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही कम है. दैट इज अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ 6 ईयर. बहुत ही कम समय है. इसमें इन्होंने जो जो किया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो जलालुद्दीन खलजी का वैसे तो नाम था फिरोज.
ये फिरोज थे, इनका नाम फिरोज था। बाद में इन्होंने टाइटल लिया था जलालुद्दीन खलजी का, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ये कैसे इन्होंने लिया था। तो जलालुद्दीन खलजी ही लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस खलजी डायनेसिटी। और जब ये खलजी डायनेसिटी की इन्होंने स्थापना की, इन्होंने शासन करना स्टार्ट किया, तब इनकी एज अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर्स की थी। ये अप्रोक्सीमेटली जब जलालुद्दीन ने अपना राइन इन्होंने स्टैब्लिश किया, अपना जो है इन्होंने टाइम पीरियड जब इनका आया, इन्होंने अपने डायनेसिटी को इस्टेब्लिश किया एज अ रूलर। इनका जो एज थी वो एज इनकी 70 ईयर्स के अराउंड थी। ये 70 ईयर्स के अराउंड थे। इनकी जो आयु थी वो 70 वर्ष की थी। बहुत ही जो है अगर देखें तो इनकी एज बहुत ज़्यादा थी। 70 ईयर्स ऑफ एज ही वॉज हैविंग एट दैट टाइम। उस समय के ऊपर इनकी एज जो थी वो ज़्यादा थी, 70 ईयर्स। एंड ही केम टू द पावर, रूल्ड फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, दैट इज ऑफ 6 ईयर्स। फिर इन्होंने 6 ईयर्स तक ही ये राज कर पाए थे, ज़्यादा लंबा समय ये नहीं लेकर के जाते हैं। लेकिन जब बलबन का राइन था, लास्ट में हमने देखा जब बलबन का राइन था स्लेव डायनेसिटी में, जो बलबन था वो शासन कर रहा था, उस समय जो जलालुद्दीन थे, ही हैड बीन द वार्डन ऑफ द मार्चेस। जो भी जो फ्रंटियर्स के ऊपर जो आर्मी थी वहां पर ये एज अ वार्डन थे। नॉर्थ वेस्ट रीजन में ये एज अ फाइट कर रहे थे। इन्होंने बलबन के समय के दौरान नॉर्थ वेस्ट रीजन में जब फाइट चल रहा था, जब बैटल्स हो रही थी, वहां पर इन्होंने सर्व किया एज अ वार्डन, वार्डन ऑफ द मार्चेस। जो भी आर्मी वगैरह थी वहाँ की, बलबन के समय के दौरान उस समय जो आर्मी थी वहाँ पर ये एज अ वार्डन की फॉर्म में थे। एज अ वार्डन थे ये आर्मी के, और इन्होंने नॉर्थ वेस्ट रीजन में सर्व किया। एंड ही फॉट मेनी सक्सेसफुल बैटल्स अगेंस्ट द मंगोल्स। तो इन्होंने उस समय मंगोल्स के खिलाफ काफी सक्सेसफुल युद्ध इन्होंने फाइट किए हैं। मंगोल्स के खिलाफ इन्होंने काफी युद्ध किए हैं जो सफल भी रहे हैं। ये मंगोल्स को हराने में भी काफी ज्यादा सफल रहे हैं। तो यहाँ पर हम जलालुद्दीन के बारे में अगर हम बात करें, we know that he was of 70 years of age। ये कोई भी नहीं पूछने वाला है, यूपीएससी नहीं पूछेगा कि जलालुद्दीन खलजी जब शासन के फॉर्म में बैठे आकर के उन्होंने शासन अपना करना स्टार्ट किया तो उनकी जो है एज क्या थी। यूपीएससी ऐसा कुछ जो है क्वेश्चन नहीं पूछने वाला आपसे कि उनकी आयु बताएं जलालुद्दीन खलजी की, जब उन्होंने यहाँ पर राइन करना स्टार्ट किया, नहीं पूछेगा। और उनका राइन कितने समय तक चला ये भी नहीं पूछेगा। इतना आसान सवाल वो नहीं पूछेगा। दैट इज द कॉमन सेंस। ये तो हमारे पास भी कॉमन सेंस है, इतने आसान सवाल वो नहीं पूछने वाला है। लेकिन वी विल राइट हियर कि जब बलबन का समय था, जब बलबन राइन पर था, बलबन जब यहाँ पर रूल कर रहा था, ड्यूरिंग बलबन राइन, जब बलबन शासन कर रहा था उस समय जो जलालुद्दीन, आई विल राइट जे के, लास्ट में भी मैंने बताया था कि आई विल राइट हियर जे के, ताकि आपको जो है वो इतना लंबा नाम मैं नहीं लिखने वाली। यू हैव सीन अ लॉट ऑफ अ लॉन्ग नेम इज देयर जलालुद्दीन खलजी। इतना लंबा नाम कौन लिखता है। आप अपने नोट्स में लेकिन पूरा लिखिएगा, आप जे के मत डालिएगा। आप जेके मत डालिएगा। आई विल से दैट यू शुड राइट द होल नेम, यू शुड राइट द complete name of Jalaluddin Khalji. I don't have that much of space and I don't want to waste my time upon writing his name that, which is very long. तो वो मैं नाम लिखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, इसीलिए आई हैव रिटन हियर जेके। जो जलालुद्दीन खलजी थे ये एज अ वार्डन रहे थे मार्चेस इन नॉर्थ वेस्ट साइड के ऊपर, नॉर्थ वेस्ट रीजन के ऊपर ये एज अ वार्डन रहे थे मार्चेस के। और यहाँ पर इन्होंने, जो जलालुद्दीन खलजी थे, इन्होंने बहुत सारी बैटल्स को फाइट किया है। इन्होंने बैटल्स फाइट किए हैं।
किसके अगेंस्ट? मंगोल्स के अगेंस्ट। जो मंगोल्स थे उनके अगेंस्ट इन्होंने काफी सारी बैटल्स को फाइट किया है और ये इसमें सक्सीड भी किए थे। इनको जो है मंगोल्स को हराने में ये यहाँ पर सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो इन्होंने यहाँ पर जो है अटैक्स किया मंगोल के ऊपर। किसके अंडर ये हुआ था? किसके जो है नेतृत्व के अंडर हुआ था? ये अब्दुल्ला जो थे उनके नेतृत्व के अंडर हुआ था। तो उनके नेतृत्व के अंदर ही ये मंगोल्स को के जो अटैक्स को यहाँ पर रिपेल करने में यहाँ पर सफल रहे थे। तो यहाँ पर अब्दुल्ला का नाम भी आप ऐड कर लीजिएगा। एंड मंगोल्स जो थे, जो दिल्ली के अंदर सेटल होने के लिए आ रहे थे, जो मंगोल्स थे वो दिल्ली में के पास जो थे वो जो दिल्ली था हमारा, दिल्ली के पास रहने वाले जो मंगोल्स थे उनको कहा जाता था, दे वर कॉल्ड द न्यू मुसलमान्स। तो इनको न्यू मुसलमान्स कहा जाता था। जो भी मंगोल्स जो थे who settled near Delhi, they were called as the new मुसलमान्स। तो जो मंगोल्स हुआ करते थे, कुछ मंगोल्स इस तरह के थे जो सेटल्ड हो गए थे, सेटल्ड नियर दिल्ली। जो दिल्ली के पास आकर के उन्होंने अपना सेटलमेंट दिखाया, वो यहाँ पर आकर के बसना उन्होंने स्टार्ट किया। तो इन मंगोल्स को कहा जाता था न्यू मुसलमान्स। तो इनको न्यू मुसलमान्स कहा जाता था। लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर जो हमारे जो जलालुद्दीन खलजी हैं, जो जलालुद्दीन हैं, ये बहुत ही जेनरस टाइप ऑफ पर्सन हैं, बड़े ही उदार व्यक्ति हैं ये। ही इज अ वेरी जेनरस पर्सन। एंड ऑल्सो ये पहले सुल्तान हैं दिल्ली सल्तनत में जो बहुत ही ज्यादा बेनोवलेंट हैं टुवर्ड्स द हिंदूज। जो हिंदूज के प्रति भी बहुत ज्यादा उदार दृष्टिकोण इनका होता था। तो ये ऐसे पहले सुल्तान थे जिनका हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण था। मतलब कि ये हिंदूज के प्रति भी एक तरह से इनका कोई ऐसा नहीं था कि भी उनसे हीन भावना थी, या ये जो है अच्छा नहीं समझते थे। ही वॉज वेरी मच generous टू दिस कम्युनिटी ऑफ हिंदूज। हिंदूज से भी ये बहुत ज्यादा जो है इनका ऐसा नहीं है, कोई शत्रु वाली भावना थी, बहुत अच्छे से रहते थे। टॉलरेंस था, रिलीजियस टॉलरेंस भी था। और इन्होंने जो है सभी को यहाँ पर एक समान रखा था। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स को ये ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहे थे या कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ये बाकी कम्युनिटीज के लोगों को ट्रीट करते थे, वैसे ही ये जो हिंदूज थे उनको भी वैसे ही ट्रीट कर रहे थे। जैसे मुस्लिम्स को ट्रीट किया जाता था, वैसे ही हिंदूज को भी ट्रीट किया जाता था विद इक्वालिटी हियर, विद विद इक्वालिटी। और सबको जो है इक्वल रखा जाता था। कोई भी ऐसा नहीं है कि भी मुस्लिम्स को ज्यादा अच्छे से रख रहे हैं, हिंदूज को कम अच्छे से, नहीं, ऐसा नहीं है। बोथ आर इक्वल। ईच एंड एवरी कम्युनिटी विच आर रिसाइडिंग इन हिज राइन, इन हिज कोर्ट, या उनके कोर्ट में है या उनके राइन के अंदर है, उनकी प्रजा जो है वो कोई भी कम्युनिटी को बिलोंग करती है, उन सब के लिए वो टॉलरेंट थे, उन सब के लिए वो बहुत अच्छे थे। ये जेनरस बिहेवियर शो करता है जलालुद्दीन का। तो ये जो थे जलालुद्दीन जे के जो थे, बहुत ही जेनरस, बहुत ही जेनरस थे। और ये ऐसे पहले पहले सुल्तान हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर जिन्होंने हिंदूज के प्रति भी अपनी उदार दृष्टिकोण को रखा था। तो आगे अगर हम देखें, ही क्लियरली, इन्होंने क्लियरली यहाँ पे अपना एक व्यू बताया था कि अगर किसी को भी यहाँ पर अपना सपोर्ट चाहिए गवर्नेंस के लिए, अगर किसी भी शासक को अपना रूल एस्टैब्लिश करना है, अपने आप को यहाँ पे प्रूव करना है, तो उसको सभी के लिए यहाँ पर जो जो भी यहाँ पर लार्ज मेजॉरिटी लोग रह रहे हैं, उन सभी का इसको सपोर्ट चाहिए। वो सभी की इच्छा होनी चाहिए, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग ही गवर्नेंस होना चाहिए। जो प्रजा है, प्रजा के अकॉर्डिंग ही गवर्नेंस होना चाहिए। तो प्रजा के अकॉर्डिंग गवर्नेंस में ये बिलीव कर रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने जो है यहाँ पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया था, जो
जलालुद्दीन खलजी थे, इन्होंने कहा कि राज्य के जो यहाँ पर इस्टेब्लिश करना है किसी को अपना, दैट द स्टेट शुड बी बेस्ड ऑन द विलिंग सपोर्ट ऑफ द गवर्नड। जो भी लोग हैं उनकी इच्छा के ऊपर ये सब चीजें डिपेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कहते थे कि लोगों की मेजॉरिटी होती है, उनकी इच्छाओं के प्रति ही यहाँ पर ये सब चीजें होनी चाहिए, जैसा वो चाहेंगे वैसा होना चाहिए। और सबसे ज्यादा अगर देखें तो फिर जो हमारा इंडिया है, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ जो लोग थे वो हिंदुइज्म थे, वो हिंदुइज्म को बिलोंग करते थे। तो इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदूज होने के कारण ये मानते थे कि इस कंट्री को जो है इस्लाम स्टेट में बना जो है कन्वर्ट करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, और आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर रिजाइडिंग इन दिस स्टेट दे आर हिंदूज। तो वो हिंदूज हैं। हिंदूज को जो है कन्वर्ट करना इस्लामिक के अंदर, इस्लाम में इनको कन्वर्ट करना वो बहुत मुश्किल है, आप इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर भारत जो है भारत में अधिकांश लोग जो थे वो हिंदू थे, इसीलिए भारत में वास्तव में इस्लाम राज्य नहीं हो सकता था। यहाँ पर इस्लाम इसीलिए नहीं आ सकता था, इस्लाम क्योंकि जो थे इस्लामिक पर्सन्स की जो मेजॉरिटी थी वो इतनी नहीं थी, वो माइनॉरिटी के अंदर आते थे, कम लोग थे यहाँ पर जो इस्लामिक जो है जो इस रिलीजन से, इस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मोस्टली लोग जो थे वो हिंदू कम्युनिटी से आते थे, वो हिंदू कम्युनिटी से आते थे। तो ये इनका यहाँ पर मानना था, जो मोस्टली लोगों की जो सोच है, उनकी इच्छा है, उनके अकॉर्डिंग ही शासन होना चाहिए। तो ये यहाँ पर इस तरीके से अपने आप को कंसीडर करते थे। तो आगे चलेंगे। ही अवॉइडेड हार्श पनिशमेंट। इन्होंने हार्श जो पनिशमेंट हुआ करती थी, कठोर जो दंड दिए जाते थे, पनिशमेंट, इसको इन्होंने यहाँ पर अवॉइड किया, इसको इन्होंने अवॉइड किया। ये उसको भी सजा नहीं देते थे। अगर कोई इनका विद्रोह भी कर देता था, इनके खिलाफ रिवोल्ट भी कर देता था, उसको भी ये यहाँ पर क्षमा कर देते थे, उसको भी ये कोई कठोर यहाँ पर दंड नहीं दिया जाता था, उसको भी यहाँ पर जो है क्षमा कर दिया जाता था। उन लोगों को भी ये जो है यहाँ पर दंड नहीं देते थे जिन्होंने इनके विरुद्ध में विरोध किया था। नॉट इवन those who revolted against him, इनको भी यहाँ पर पनिशमेंट जो होती थी वो नहीं दी जाती थी, इनको भी जो है वो माफ कर दिया जाता था कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, नादान हैं, नादानी में इन्होंने ये सब कुछ जो कर लिया, तो यहाँ पर इनको जो है सजा नहीं दी जाएगी। हो सकता है इनको जो है जो लगता हो कि ये सब चीजें होनी चाहिए, ये उसके ऊपर वर्क करते थे। ये जो है यहाँ पर वर्क किया करते थे कि ठीक है, इन्होंने विद्रोह किया तो यहाँ पर क्या कारण रहा होगा, वो सब चीजें भी अच्छी हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। मतलब कि अभी तक तो हमें यही दिखाई दे रहा है कि जलालुद्दीन खलजी हमें एक अच्छे इंसान की फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये एक अच्छे इंसान भी थे, क्योंकि ही नॉट ओनली फॉरगिव देम बट एट सम टाइम्स ये यहाँ पर जो भी इनके खिलाफ विद्रोह करता था, उनको यहाँ पर ये रिवॉर्ड भी दिया करते थे ताकि उनका सपोर्ट मिल पाए। अगर किसी ने रिवॉल्ट कर दिया तो ये उसको देखेंगे, ठीक है इसने रिवॉल्ट क्यों किया, इसको दबाने की बजाय उसको ये कहेंगे कि ठीक है, आपके सभी एलिगेशंस हमें मंजूर हैं, आपको ये रिवॉर्ड दिया जाता है कि आपने कम से कम आवाज तो उठाना सही समझा, आपने हमें बताया कि ये सब चीजें जो हैं वो गलत हैं, तो आपने ये इतना साहस करने की कोशिश की, आई विल अप्रिशिएट यू पीपल दैट यू केम इन फ्रंट ऑफ मी एंड शो मी द रियल आइडेंटिटी ऑफ माई सेल्फ, कि मुझे यहाँ पर चेंज करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। उनके खिलाफ ये जाने की बजाय उनको
हार्श पनिशमेंट देने की बजाय उनके विचारों को ये स्वागत करते थे। ठीक है, आपने ऐसा किया, आई एम वेरी मच वेरी जो है मैं यहाँ पर आपसे सहमत हूँ। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस द थिंग्स विच यू आर सेइंग कि मुझे यहाँ पर चेंज करना चाहिए। आप उनको ये जो है फॉरगिव कर देते थे। ही जो है ऑलवेज फॉरगिव देम हु रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम, एंड ये जो है उनको जीतने की कोशिश करते थे कि अगर आपने कि कल को ये दोबारा से रिवोल्ट ना कर दे, बस वो दोबारा रिवोल्ट ना कर दे, इसीलिए वो उनको जो है जीतने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने पहले तो रिवोल्ट किया, लेकिन उनके आइडियाज को उन्होंने स्वीकार कर लिया। अभी ठीक है, आप ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो हम वैसा कर लेते हैं। और लोग क्या होते थे, जिसने विद्रोह किया होता था वो खुश हो जाता था कि ठीक है, सुल्तान ने मेरी बात सुनी, राजा ने मेरी बात सुन ली है, अभी मुझे जो है रिवोल्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं जो है इन जो है अभी इनसे जो है कुछ भी करवा सकता हूँ। तो उसके अंदर भी ये हो जाता था कि ठीक है, मेरी बात सुन रहे हैं, तो और क्या चाहिए हमें, और चाहिए भी क्या। अगर आज के टाइम के ऊपर हमारी गवर्नमेंट जो लोगों की बात अगर सुनना स्टार्ट कर दे और उस अकॉर्डिंगली वर्क करना स्टार्ट कर दे, तो फिर जो लोग हैं उनको कोई कंप्लेंट रहेगी ही नहीं। वो जो है इलेक्शंस के लिए वो जो है अपना वोट डालेंगे ही नहीं। वो कहेंगे कि हमें यही पर्टिकुलर इंसान चाहिए, यही हमारी बात सुनता है, ये हमारी बात मानता है, हमें यही लीडर चाहिए। एंड जो लोग होंगे, मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल से दैट वी वांट दिस पर्सनालिटी XYZ पर्सन, हमें यही चाहिए, तो हम इसी को ही एज अ अपना लीडर चूज करते हैं, इसी को ही हम अपना एज अ नेता, एज अ जो हमारा मिनिस्टर है, हम इसे ही चूज करेंगे। ये हमारी बात सुनता भी है और हमारी बात मानता भी है। तो इसी तरह से जो सुल्तान है वो उनकी गुड बुक्स में रहना चाहते थे, और उनको जो है वो रिवॉर्ड्स दिया करते थे, ताकि वो उनकी सपोर्ट को हासिल कर पाएँ, ताकि उनके वो सपोर्ट को हासिल भी कर पाएँ। उनके सपोर्ट को हासिल करने के लिए ही ये उनको रिवॉर्ड वगैरह दिया करते थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक लीनियंसी वाली जो है टेक्निक को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये सबके प्रति यहाँ पर लीनियंट हैं, बहुत ही जो है नरमी से के साथ ये पेश आ रहे हैं, बहुत ही लीनियंट हैं। यहाँ पर अगर हम देखें देन ही इज़ अ वेरी लीनियंट। इन जो है लीनियंसी के साथ ये वर्क कर रहे थे। और कई लोग जो थे यहाँ पर, जो भी इनके सपोर्टर्स थे, चाहे वो इनके सपोर्टर्स हैं, चाहे वो नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो इनकी लीनियंसी का फ़ायदा उठाते थे। वो इनकी लीनियंसी को इनकी कमज़ोरी बता करके इस चीज़ का वो जो है उनको लगता था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। वो इनकी जो है लीनियंसी का गलत मतलब निकालते थे। वो कहते थे कि ये जो है कमज़ोर है, ये इसकी वीकनेस है। तो वो इसे मिसअंडरस्टूड करते थे एज़ हिज़ वीकनेस। और ये सब चीज़ें बहुत सारे कुछ लोग थे वो भी कर रहे थे, और साथ में जो इनके सपोर्टर्स हैं वो भी इसी गलतफहमी में जी रहे थे कि ये तो हम जो है एक कमज़ोर व्यक्ति है, हमारे अकॉर्डिंगली काम करता रहता है, हम इसे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। पर ऐसा नहीं था। लीनियंसी के साथ-साथ वो सुल्तान है भई, उनको सब मालूम होता है कि क्या तुम क्या करना चाहते हो, क्या हो रहा है, उनको सब मालूम होता है। तो आगे अगर हम बात करें, तो इनकी कमज़ोरी को, यहाँ जो लीनियंस है इनकी कमज़ोरी को ना जो है इनकी कमज़ोरी ना समझें। ये ऐसा नहीं है कि भी कमज़ोर थे इसीलिए लीनियंट थे, ऐसा नहीं था। जब यहाँ पर रॉबर्स हुआ करते थे, जो रॉबर्स थे, जो लुटेरे हुआ करते थे, जो ठग्स थे, जिनको ठग्स भी कहा जाता है, लुटेरे भी कह दिया जाता है, जो लूटने वाले लोग होते हैं, जो रॉबर्स होते हैं, जो लूट करके कंट्री को जा रहे थे, जब वो जा रहे थे, तब उनको इन्होंने जो है वो चेतावनी दे करके छोड़ दिया था। वो इनको वार्निंग दे करके छोड़ दिया था कि आज जो है तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया, लेकिन आगे से मत करना, अदरवाइज यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो है उनको एकदम से वार्निंग दे करके छोड़ रहे हैं, उनके साथ फाइट नहीं कर रहे हैं। इन्होंने फाइट न करने का जो है यहाँ पर डिसीजन लेते हैं कि मैं फाइट नहीं करूंगा, मैं इनको एज अ वार्निंग दे करके छोड़ दूंगा। तो ये रॉबर्स को भी
हर किसी के लिए लीनियंसी थी, तो रॉबर्स के लिए भी क्या कम होगी? तो रॉबर्स जो थे इनको भी ये एज अ वार्निंग दे करके छोड़ देते थे। इनको भी वार्निंग दे करके छोड़ देते थे। दे वर अलाउड टू गो आफ्टर। इनको जो है छोड़ दिया जाता था, इनको चेतावनी दे दी जाती थी। अ मियर सिवियर वार्निंग इनको दे करके छोड़ दिया जाता था। इनको वार्निंग दे दी जाती थी और वार्निंग दे करके इनको छोड़ दिया जाता था। तो ये थे रॉबर्ट्स के बारे में। आगे अगर हम बात करें तो जलालुद्दीन ट्राई टू विन द गुडविल्स ऑफ द नोबिलिटी बाय अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। तो इन्होंने एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया, अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। तो इन्होंने पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस को यहाँ पर अडॉप्ट किया। यहाँ पर इन्होंने ये क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि ही वांट टू विन द गुडविल ऑफ द नोबिलिटी। जो नोबिलिटी थी, नोबिलिटी की गुडविल्स को ये जीतना चाहते थे। जो नोबल्स थे, नोबल्स की गुड बुक्स में ये रहना चाहते थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देन ही wants to be एन गुडविल्स ऑफ नोबिलिटी। जो नोबल्स थे उनके गुडविल में ये रहना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया था। यहाँ पर इन्होंने जो है, जो अर्लियर नोबिलिटी थी, अर्लियर नोबिलिटी जिसमें हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि अगर हम देखें तो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी थी? बलबन की एडमिनिस्ट्रेशन, स्लेव डायनेसिटी की एडमिनिस्ट्रेशन। वहां से भी जो नोबिलिटी आई थी आगे कंटिन्यू होगी। कुछ नोबल्स होते हैं ना जो आपका साथ दे देते हैं, वो आगे तक आपका साथ देते हैं कि ठीक है ये आगे हमारा रूलर बनेगा, हम इसको जो है आगे लेकर के जाएंगे, इनके साथ ही काम करेंगे। उनकी भी वो लोग जो हैं वो चापलूसी करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उनकी भी जी हजूरी करेंगे भी, ठीक है आप यहाँ पर सुल्तान बन जाइए, हम आपके अंडर काम करेंगे, पहले इनके अंडर करते थे अब आपके अंडर करेंगे, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं जी। तो ये ऐसे ऐसे करके वो नोवेल्स जो होते हैं वो आगे आ जाते हैं। वो आगे की डायनेसिटीज में भी हमें दिखाई देते हैं। कई बार जो ऐसे नोबल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, दे आर वेरी स्किल्ड एंड दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड दे आर वेरी मच मेच्योर्ड टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन। और उनको सुल्तान खुद ही लेकर के आते हैं कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपका जो है काम बहुत अच्छा है, आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ यहाँ पर जो है काम कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को आप संभालिए। तो उनको कुछ जो सुल्तान होते हैं, कुछ नोबल्स को वो खुद लेकर के आते हैं, कुछ नोबल्स जो हैं वो जी हजूरी करके भी आ जाते हैं, जिनको जो है कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जी हजूरी करते हैं, जिनको बोला जाता है कि ये एक चापलूसी कर रहे हैं लोगों की। तो उनको जो है आदत होती है ये सब चीज़ें करने की। वो लोग जो हैं वो ऐसे ही आगे आ जाते हैं, कुछ अपने टैलेंट के बेसिस पे आगे आते हैं, वो भी यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर जलालुद्दीन के भी पास कुछ नोबिलिटीज ऐसी थी जो पुरानी नोबिलिटी से आई थी। जैसे कि जो स्लेव डायनेसिटी में से कुछ नोबल्स थे वो यहाँ पर आए थे और एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे थे। उनके लिए भी इनके प्रति जो है यहाँ पर टॉलरेंस ही था। उनके मन में भी ये नहीं था कि ये तो पहले स्लेव डायनेसिटी में थे, हम इनका क्यों करें जी, ऐसा नहीं है। वो भी हमारे ही एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाएगी जितनी मैं अपने खुद के नोबल्स को देता हूँ। तो उनके लिए भी एक पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस यहाँ पर था। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल है ऑफ मलिक छज्जू। मलिक छज्जू का एक एग्जाम्पल है। मलिक छज्जू जो थे वो बलबन के नेफ्यू थे, बलबन के वो भतीजे थे। बलबन के वो भतीजे थे और इनको अलाउ किया हुआ था कि आप कारा के गवर्नर बने रहें। इनको जलालुद्दीन ने कहा कि आप कारा के गवर्नर बने रहें मलिक छज्जू को। तो एक कहानी है यहाँ पर मलिक छज्जू की। मलिक छज्जू को इन्होंने कहा कि दैट यू शुड रिमेन द गवर्नर ऑफ कारा।
तो ये जो थे ये नेफ्यू थे। सबसे पहले तो आई विल राइट हियर दैट ही इज द नेफ्यू ऑफ बलबन। ये बलबन के नेफ्यू हैं और साथ में इनको अलाउ किया गया टू रिमेन गवर्नर ऑफ कारा, कि आप कारा के गवर्नर बने रहें। तो फिर मलिक छज्जू यहाँ पर जो है, अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसकी अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए, उसके खिलाफ साजिशें नहीं रचनी चाहिए। अगर वो आपके साथ अच्छा रह रहा है तो उसके साथ आप अच्छा ही बिहेव करें। ऐसा नहीं है आप उसको जो है एकदम से क्रॉस करने की कोशिश करें। अगर वरना उस इंसान ने आपको क्रॉस कर दिया, वो भी इंसान जो है आपसे जो है 1.5 शाना है, वो भी 1.5 शाना है, तो आपको जो है क्रॉस करने की आपको भी कोशिश करेगा। आप 1.5 शान पत्ती यूज करोगे तो सामने वाला भी करने की कोशिश करेगा। अगर वो आपसे अच्छा है तो उसके साथ अच्छा रहें, वरना सभी को पता है कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मलिक छज्जू भी जो है अपनी यही नीति को अपनाते हैं। वो यहाँ पर रिवोल्ट कर देते हैं, यहाँ पर ये रिवोल्ट कर देते हैं मलिक छज्जू। मलिक छज्जू को रिवोल्ट कर देते हैं, लेकिन इनके रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है। इनके रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है और इनको जो है इसके लिए माफ भी कर दिया जाता है। इनको जो है वो पार्डनिंग भी मिल जाता है, इनको क्षमा भी कर दिया जाता है। क्योंकि जलालुद्दीन कहते हैं कोई बात नहीं, नादानी में है, बच्चा नादान है, नादानी में ऐसी चीजें कर दी होंगी, नादान जो है जो है ना समझी में ऐसा कुछ कर दिया होगा, नादान है, नादान समझकर इन्होंने इनको माफ कर दिया। कोई बात नहीं, बच्चा है अपना, है ना, बेटा है तू, अरे बेटा है तू मेरा, है ना, वही बात हो गई, है ना, बच्चा है तू मेरा, आ तुझे फैंटा पिलाऊं। तो इन्होंने भी, जलालुद्दीन खलजी ने भी यही किया कि आ बेटा तुझे फैंटा पिलाऊं, और फैंटा पिलाते हुए इनको जो है यहाँ पर शांत कर दिया, इनको क्षमा भी कर दिया कि कोई बात नहीं बेटा, बच्चा है तू मेरा, ठीक है। तो हो जाती हैं ऐसी गलतियां, तुम जो है आपने की होंगी ऐसी गलती, जो है आपसे हो गई होगी, आप नादान हैं, आपने कर दी होगी, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। तो यहाँ पर मलिक छज्जू को माफ कर दिया जाता है। लेकिन ये नादान बच्चा समझने वालों में से तो नहीं था। मलिक छज्जू दोबारा से 1292 सीई के दौरान दोबारा रिवोल्ट कर देता है। तो 1292 सीई का समा आता है 1292 सीई, कॉमन एरा। इस कॉमन एरा के दौरान क्या होता है, मलिक छज्जू रिवोल्टेड फॉर द सेकेंड टाइम, ये रिवोल्ट कर देता है दूसरी बार, रिवोल्टेड अगेन, रिवोल्टेड अगेन। लेकिन अभी जो है इसको, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है करके इसको माफ नहीं किया जाएगा। गलती एक बार होती है, एक बार गलती होती है तो आपको माफ कर दिया जाता है, दूसरी बार करोगे तो आप ब्लंडर कर रहे हो, आप बेवकूफ हो। वही मिस्टेक दोबारा से करना, कौन करता है वही मिस्टेक। अगर अपने जब आप टेस्ट सीरीज भी लगाते हो, प्रीलिम्स के लिए आपने टेस्ट सीरीज भी लगाई होंगी, आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो उसमें आप हर बार जो है क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हो तो एक नई गलती करते हो। एक ही गलती को बार बार तो रिपीट कोई भी नहीं करता है, एक ही गलती को बार बार कोई भी रिपीट नहीं करेगा। अगर कोई भी गलती अपनी गलती को, एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहा है, देन फॉल्ट उसके अंदर है, फॉल्ट किसी और के अंदर नहीं है, वो इंसान के अंदर फॉल्ट है। वाई दैट पर्सन इज नॉट वर्किंग अपॉन हिज फ्लॉज, वो अपनी गलतियों के ऊपर क्यों नहीं काम कर रहा है, दूसरों के ऊपर ब्लेम क्यों डाल रहा है वो, कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह नहीं होता है, किसी की वजह से नहीं होता है। अगर एक ही गलती दोबारा से कर रहे हो, अगर टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन को आपने आपने अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड वेयर यू हैव आपने 10 क्वेश्चंस को स्किप कर दिया और 20 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, जिसमें से आपके एक या दो क्वेश्चंस गलत हो गए, एक या दो क्वेश्चंस, या आप मान लीजिए 5 क्वेश्चंस भी गलत हो गए, तो आपने 20 में से 15 क्वेश्चंस इस तरीके से किए जो आपको अच्छे से आते थे, बाकी के 5 क्वेश्चंस में आपको मिस्टेक हो गई। तो आप उसको एनालिसिस करोगे कि यहाँ पर मेरी मिस्टेक क्यों हुई, वो सब चीज़ों को आप देखने के बाद ही डिसाइड करोगे कि भी यहाँ पर मेरी मिस्टेक इसीलिए हुई क्योंकि मेरी रिवीजन की कमी थी। उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम टेस्ट लगाओगे तो आप
कोई इतना भी जो है नादान नहीं होता, बेवकूफ नहीं होता कि वो 5 के 5 क्वेश्चन आप दोबारा से गलत करो। नई गलतियां करोगे वो बेटर होगा, लेकिन पुरानी गलती को रिपीट करोगे वो नादानी है, वो बेवकूफी है, जो मलिक छज्जू ने भी यहाँ पर रिपीट की। मलिक छज्जू ने एक गलती तो पहले कर दी थी, रिवोल्ट करने की कोशिश जो की, लेकिन 1292 सीई के दौरान इन्होंने दोबारा से रिवोल्ट कर दिया था अगेंस्ट जलालुद्दीन। तो इन्होंने दोबारा से रिवोल्ट कर दिया। अब की बार क्या होता है, अब की बार इनको मेरा बच्चा है करके माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी इस बच्चे ने ब्लंडरिंग की है। अभी इस बच्चे ने ब्लंडर किया है, एक बार किया तो माफ कर दिया, दूसरी बार किया तो सजा मिलेगी। दूसरी बार किया तो इन्होंने जो है रिवोल्ट किया, मलिक छज्जू ने रिवोल्टेड, और इनको जो है यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाता है। अभी बेटा तुम्हें जो है यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा। इनको रिप्लेस कर दिया जाता है। इनको रिप्लेस कौन करता है, जो जलालुद्दीन के भतीजे हैं। रिप्लेस्ड बाय अलाउद्दीन खलजी। अब खली बली आ चुके हैं यहाँ पे। अब खली बली आकर के यहाँ पर अपना खली बली राज दिखाएंगे। ये खली बली है, ये रणवीर सिंह है, ये हमजा नहीं है, ये रणवीर सिंह है एज अ अलाउद्दीन खलजी की फॉर्म में। तो रणवीर सिंह ने ये जो रोल किया था, दैट वाज फैंटास्टिक रोल विच ही हैड प्लेड हियर। उनकी जो है मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन अलाउद्दीन खलजी जो है यहाँ पर, रणवीर सिंह जो है वो यहाँ पर आता है। अभी अभी वो यहाँ पर मलिक छज्जू को यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। अभी जो अलाउद्दीन खलजी जो है ये जलालुद्दीन का भतीजा भी है, ये जेके का नेफ्यू भी है, ये जेके का नेफ्यू भी है, प्लस इसका सन इन लॉ भी है। तो डुअल रिश्ता है। तो अभी ये इनका डुअल रिश्ता है, दो रिश्ते हैं इनके। ये एक तो ये नेफ्यू भी हैं, भतीजे हैं ये जलालुद्दीन के, और साथ के साथ जलालुद्दीन के दामाद भी हैं। ये दामाद भी हैं और उसके भतीजे भी हैं। अभी ये इसे रिप्लेस कर देंगे मलिक छज्जू को, और ये यहाँ पर एज अ जो है गवर्नर बैठ जाएंगे। तो इनको यहाँ पर जो है बिठा दिया जाएगा, तो छज्जू की जगह के ऊपर छज्जू की पोजीशन अलाउद्दीन खलजी को दे दी जाती है, क्योंकि छज्जू ने दोबारा से रिवॉल्ट कर दिया था। तो आगे चलेंगे। आगे अगर हम बात करें तो जेके ने क्या किया, अपनी बेटी की शादी मंगोल के एक जो शासक है, मंगोल के आगे जो वंशज हैं जिनका नाम है उलुग खान, मंगोल के ये यहाँ पर मंगोल्स को जिनकी जो है गुडविल्स को जीतने के लिए इन्होंने जो चंगेज खान था, चंगेज खान था, इसे चंगेज खान भी कहा कह दिया जाता है और चंगेज खान भी कह दिया जाता है। चंगेज खान का एक वंशज है, रूलर है यहाँ पर मंगोल का, जिसका नाम है उलुग खान। उलुग खान से अपनी बेटी की शादी भी कर देता है। तो यहाँ पर ये अपनी डॉटर की मैरिज किससे कर देते हैं, these three line represent the marriage. He married his daughter to उलुग खान। जो उलुग खान है उसके साथ, उलुग खान कौन है, ये डिसेंडेंट है ये ऑफ चंगेज खान। ये जो चंगेज खान है ये इसका डिसेंडेंट है, और इन्होंने इसकी शादी इसीलिए करवाई थी क्योंकि ये मंगोल्स की गुडविल में रहना चाहते थे। मंगोल्स की गुडविल में रहेंगे तो उनसे खतरा जो है इनको कम होगा। किसी को भी अगर खतरा यहाँ पर किसी के भी अटैक से आपको बचना होता है, तो यही एक कारण जो है, एक यहाँ पर एक टैक्टिक जो है प्ले किया जाता है, एक यहाँ पर एक जो है एक चाल यहाँ पर चली जाती है कि अपनी बेटी की शादी जो है सामने वाले से कर दो। वो आपका, एक तो वो आपका दामाद बन जाएगा, दूसरा आपके ऊपर अटैक भी नहीं करेगा, तीसरा जो है यहाँ पर आपको उनसे प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। आपको जो है इतना जो है यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अभी जो है ये इनके ऊपर अटैक तो नहीं करेगा, अब ये इनका साथ देगा। अब एक रिश्ता बन चुका है, एक रिलेटिवनेस यहाँ पर आ चुका है, तो उस चीज का तो यहाँ पर ध्यान रखा ही जाएगा। अब उलुग खान से जो है इनका रिश्ता और एक नाता जुड़ चुका है,
इन्होंने अपनी बेटी की शादी यहाँ पर कर दी है। उल्लू खान इनके दामाद बन चुके हैं। और ये उल्लू खान कौन है? ये डिसेंडेंट है चंगेज खान के। चंगेज खान के ये डिसेंडेंट हैं, क्योंकि ये इनकी गुडविल में रहना चाहते थे, मंगोल की गुडविल में रहना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने इनसे अपना एक रिश्ता बनाया। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनका एक जब राइन था, ड्यूरिंग हिज राइन 1294 सीई के दौरान क्या होता है, लगभग 1294 सीई के दौरान जब इनके शासनकाल चल रहा था, उस दौरान क्या होता है, यहाँ पर जो देवगिरी है, देवगिरी वॉज इन्वेडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो है अपना इन्वेजन करते हैं। जो 1294 सीई के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग हिज राइन, जलालुद्दीन खिलजी अभी बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन 1294 सीई के दौरान क्या होता है, यहाँ पर हमारे जो खलीबली हैं वो देवगिरी के ऊपर इन्वेजन करते हैं। 94 सीई के दौरान जो देवगिरी है, देवगिरी के ऊपर इन्वेजन किया जाता है, इन्वेडेड बाय Alauddin Khalji. I will write AK. JK for Jalaluddin Khalji and AK for Alauddin Khalji. इतना लंबा नाम कोई नहीं लिखेगा। लेकिन यहाँ पर 1296 सीई के दौरान क्या होता है, 1296 सीई के दौरान की बात है, एक रिसेप्शन था, एक यहाँ पर अगर हम एक बात करें तो यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया हुआ था, एक समारोह और जो है आयोजित किया हुआ था, एक रिसेप्शन यहाँ पर चल रहा था। रिसेप्शन लगा लो, पार्टी लगा लो, आयोजन आयोजित किया हुआ है, या कोई आप कोई समारोह यहाँ पर आयोजित किया हुआ है। तो यहाँ पर इस पीरियड के दौरान जो हमारे खली बली हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, वो एक चालाकी से, बहुत ही चालाकी से ये अपने ही जो है फादर इन लॉ की, अपने ही अपने ही जो है अपने फादर इन लॉ जो है इनके, इन फादर इन लॉ लगा लीजिए, जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, ये एक क्या करते हैं, ये बहुत ही चालाकी से ये मर्डर कर देते हैं। मर्डर्ड जलालुद्दीन खिलजी, जेके का ये यहाँ पर जो है जलालुद्दीन खिलजी की यहाँ पर हत्या कर देते हैं, इनको जो है वो मार देते हैं। कहाँ पर? नियर कारा, कारा के पास में ही ये अलाउद्दीन जो है अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की जो है वो यहाँ पर हत्या कर देते हैं, उनको मर्डर कर देते हैं, और बहुत ही चालाकी से करते हैं, और बहुत ही चालाकी के साथ ये अपने ससुर की या अपने फादर इन लॉ की यहाँ पर जो है हत्या कर देते हैं, इनको इनकी जो है इनका मर्डर कर देते हैं, एंड दिल्ली के जो है थ्रोन के ऊपर आकर के अपना कब्जा जमा लेते हैं। और एक क्या करेंगे, अब दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा जमा लेंगे, दिल्ली के ऊपर, दिल्ली के शासन के ऊपर अपना कब्जा कर लेंगे। तो दिल्ली के ऊपर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। तो इसके बाद क्या होगा, ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान। तो ये यहाँ पर सुल्तान बनने के यहाँ पर ख्वाब में हैं, और सुल्तान बन भी जाते हैं। ऑल्दो ये अब यहाँ पर सुल्तान बन जाते हैं। कैसे बनेंगे ये सुल्तान? ये सुल्तान बन जाएंगे, ये नोबल्स और सोल्जर्स को जो है बहुत सारा भर भर के ये सोना दे देंगे। अभी अलाउद्दीन अभी एक क्या करेंगे, इन्होंने जब देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया था, देवगिरी के ऊपर अपना इन्वेजन किया था, वहां से ये लूट पाट करके लेकर के आए थे बहुत सारा सोना। ये बहुत सारा सोना अपने साथ लूट करके लेकर के आते हैं, और वही सोना ये अपने नोबल्स के अंदर, अपने सोल्जर्स के अंदर उसको बांटना स्टार्ट कर देते हैं। आप हमारे नोबल हैं, इतना सोना आपका, आप सोल्जर हैं, ये सोना आपका, तो आप ये सोना रखिए और मुझे सुल्तान बना दीजिए। ये लालच से अपना काम निकलवा रहे हैं लोगों से। ही इज वेरी अपोजिट टू जलालुद्दीन खिलजी।
तो ये तो आपने मूवी में भी देखा होगा, पद्मावत मूवी में भी देखा होगा कि जो अलाउद्दीन खलजी है, द रोल प्लेड बाय द रणवीर सिंह, जो भी रोल उन्होंने प्ले किया था उसमें उन्होंने जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश की थी कि उनके अंदर एक लालसा थी। अलाउद्दीन खलजी के अंदर एक लालसा है, एक इच्छा है पावर की। वो पावर के नशे में इतना ज्यादा डूब चुका है, उसको इतना ज्यादा वो तलब थी कि ये जो है सुल्तान जो है अभी जलालुद्दीन खलजी, ही इज वेरी एज्ड, वो एज्ड है, इसकी हत्या कर दो, इसकी हत्या कर दो और मैं सुल्तान बनूंगा, मैं यहाँ पर राज करूंगा, आई विल बिकम द सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मैं बनूंगा। और ये यहाँ पर देवगिरी के ऊपर जब जाते हैं, आक्रमण करते हैं, वहां से लूट पाट कर लेकर आते हैं ढेर सारा सोना, बहुत सारा सोना ये अपने साथ लेकर के आते हैं, लूट कर लाते हैं। और वही सोना ये भरपूर मात्रा के अंदर बहुत ही भर भर के उसी सोने का ये उपयोग करते हैं, नोबल्स के अंदर उनको बांट देते हैं और सोल्जर्स के अंदर उनको बांट देते हैं। और ये अपना यहाँ पर एक पोजीशन यहाँ पर हासिल करते हैं कि आपने बस यही करना है, आप बस मेरा पक्ष ले लीजिए, मैं स्वयं को यहाँ पर सुल्तान घोषित कर रहा हूँ। तो ये सुल्तान बने, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड लैविश, और यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट, और ही यूजेस lavish gold, distributed gold towards his nobles plus soldiers, और इनका ये यहाँ पर सपोर्ट जीत लेते हैं और ये सुल्तान बन जाते हैं। तो ये इन्होंने जो लिया था, ये सोना जो लेकर के आए थे, ये देवगिरी से लेकर के आए थे। इन्होंने देवगिरी से एकत्रित किए हुए सोने को जो है भरपूर उपयोग किया, इनको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग द नोबल्स एंड द सोल्जर्स, और यहाँ पर इनका सपोर्ट इन्होंने हासिल किया एंड बिकेम द सुल्तान हियर। तो ये यहाँ पर सुल्तान बन जाते हैं बाद में। So this is all about the Jalaluddin Khalji, which is very generous and very tolerant king which we have seen till now. इतना tolerant, इतना सीधा इंसान नहीं मिलेगा। उतने ही जितने ये सीधे थे, जितने ये अच्छे थे, जितने ये tolerant थे towards the religion, towards each and every person, जितने ये lenient थे जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी उतने ही टेढ़े हैं। जलालुद्दीन खिलजी बहुत सीधे इंसान थे और अलाउद्दीन खिलजी ये उसके अपोजिट है, उतने ही खराब हैं, उतना ही ये जो है बहुत ही ज्यादा अपोजिट पर्सनालिटी है, उसके बिल्कुल ही विपरीत होगा। ये बहुत ही अग्रेसिव, एक लालसा पूर्वक इंसान होगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत ही एक लंबा शासन इन्होंने किया और इनका एक ग्रेट रूलर भी जो है इनको माना जाता है, क्योंकि इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा रहा है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहा है। ये अगर हम देखें तो फिर एक बात आपको बताना चाहूंगी कि अलाउद्दीन खिलजी अंगूठा छाप था, अनपढ़ था, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, ही इज अ इलिटरेट पर्सन, ये अंगूठा छाप था, लेकिन फिर भी इसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। we will see each and every person here कि भी उनका रूल कैसा रहा। अलाउद्दीन खिलजी का रूल बहुत जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन ही अच्छा था। वो कैसे था वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इट इज़ अ वेरी सस्पेंसिव, वेरी जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक सस्पेंस है यहाँ पर। बहुत अच्छा शासन कैसे कह रही हूँ वो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चल जाएगा। जितने ये टेढ़े थे उतनी ही इनका, जितने ये टेढ़े थे साथ में ये अंगूठा छाप थे, लेकिन फिर भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आपकी प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, या आपको जो है अभी कोई जो है आपके अंदर कोई डिलेमा है
या कोई कंफ्यूजन है रिलेटेड टू योर प्रीलिम्स, तो आप मुझसे डायरेक्टली जो है कनेक्ट कर सकते हो। इट्स बीन जो है अभी बहुत कम समय रह चुका है प्रीलिम्स को आने में। प्रीलिम्स आपका जो है ऑन द वे ही है। आई विल विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। लेकिन उससे पहले आपको जो है अगर कुछ टिप्स चाहिए प्रीलिम्स के लिए, तो आप मुझसे मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई विल प्रोवाइड यू विद द स्मॉल टिप्स कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने चाहिए, आप प्रीलिम्स कैसे जो है आप अपना क्लियर कर सकते हो। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस मेडावल हिस्ट्री की सीरीज में। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।